अब बात करते हैं ब्रेन की। जो ब्रेन होता है वो अपने ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। तो जिसको बात करनी है क्लास से बाहर जा सकते हैं, सोफा खाली है। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन, और लास्ट वाला कौन सा है? हैंड। इनके कुछ अलग से नाम भी होते हैं। फोर ब्रेन को बोला जाता है प्रोसेंसिफेलोन। ये जो एनसेफेलोन वर्ड है वो यूज किया जाता है ब्रेन के लिए। किसके लिए? एनसेफेलोन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ब्रेन के लिए। मिड वाले को बोला जाता है मेसेंसेफेलोन। और हैंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसेफेलोन। प्रोसेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन और रोम्बेनसेफेलोन। ये जो फोर ब्रेन होता है इसके भी फर्दर पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएन्सेफेलोन, और तीसरा होता है ओल्फैक्टरी लोब्स। जो मिड ब्रेन होता है इसके पार्ट होते हैं ऑप्टिक लोब्स एंड क्रूरा सेरेब्री। कौन कौन से होते हैं? ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरेब्री। जो हैंड ब्रेन है इसके पार्ट होते हैं सेरिबेलम, पोन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्रोसेंसिफेलोन, मेसेंसेफेलोन और रोम्बेनसेफेलोन। इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सेरिब्रम, डाइएन्सेफेलोन और इसके क्रूरा सेरेब्री। इसके सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, दूसरा कौन सा है? डाइएन्सेफेलोन, एंड थर्ड वन इज ओल्फैक्टरी लोब्स। अब ये जो डाइएन्सेफेलोन होता है इसके भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है एपिथैलेमस। कौन सा होता है? एपिथैलेमस। सेकंड वन इज थैलेमस, और तीसरा तो आपको पता ही है हाइपोथैलेमस। तो एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस तीनों पार्ट किसके होते हैं? डाइएन्सेफेलोन। अब हमें जो पढ़ना है इसमें से फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं?
वो होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं नहीं बोलता, कौन बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि फोर ब्रेन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। लेकिन रियलिटी क्या होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ में ये भी जुड़ेगा तो क्या हो जाता है? डाइएन्सेफेलॉन हो जाता है। समझ गए क्या बात में? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो आपको थोड़ा सा चीजें सिमिलर सी लगेगी। यहाँ पे क्या है? ये प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, डाइएन्सेफेलॉन। तो प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर क्या आता है? डाइएन्सेफेलॉन आता है। हाँ, फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा है? डाइएन्सेफेलॉन है। बाकी किसी में भी ऐसा पार्ट नहीं होता है। सबसे पहले शुरू करेंगे अपन सेरेब्रम के बारे में। जो सेरेब्रम होता है, इट इज मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट या फिर मेजर पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। अब देखो, जो सेरेब्रम वाला जो पार्ट है ना, वो कुछ इस टाइप का होता है कि अगर एक मान के चलो, एक मेरे पास में क्या है? स्पीयर है, ठीक है? उसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो जो सेरेब्रम होता है वो खुद क्या होता है? स्फीयर शेप का होता है। उसके दो पार्ट हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? हेमिस्फीयर। तो जो सेरेब्रम होता है वो कितने हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है? दो। मेड अप ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखो, एक स्फीयर को कट करने के लिए बीच में से कोई भी एक ग्रुप भी तो निकालनी पड़ेगी ना। कट करने के लिए हमें क्या है? कोई भी एक ग्रुप निकालनी पड़ेगी। उस मीडियन ग्रुप का नाम होता है, और ये जो ग्रुप पाई जाती है कौन सरफेस पर पाई जाती है? डॉर्सल साइड, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको क्या बोल दिया जाता है? मीडियन फिशर। एनसीईआरटी ने ये लाइन तो लिख दी है, लेकिन उसको बोलते क्या है वो नहीं लिखी है। उसको क्या बोलेंगे? मीडियन फिशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीडियन फिशर बोलेंगे। अब मान के चलिए ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, मान के चलना है ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और ये वाला दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि ये दोनों अलग अलग है, आपस में कनेक्टेड रहेंगे। अब अगर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं अपन, तो ये इंटरनली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ये स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। क्या होता है उस स्ट्रक्चर का नाम? कॉर्पस कैलोसम। ये जो कॉर्पस कैलोसम है वो आपको किस कलर की दिखाई दे रही है? व्हाइट कलर की। तो किस कलर की होगी ये? व्हाइट कलर की होती है। अपन ने वो दो तरह के मैटर लिखे होंगे, याद करो, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है? तो उसी के बेसिस पर होता है ये। इसको बोला जाता है क्या? कॉर्पस कैलोसम। ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये क्या करता है? कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
अच्छा, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इनको एक कंप्लीटली कनेक्ट करके रखा है कि पार्शियली? कंप्लीटली करके रखा है, मतलब ऐसा बिल्कुल ही ऐसा अटैच कर रखा है क्या? कैसे कर रखा है? पार्शियली कर रखा है। कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर पार्शियली। और ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है कैसा है ये? वाइट नर्व ट्रैक्ट, वाइट नर्व ट्रैक्ट। क्या होता है ये? वाइट नर्व ट्रैक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, अगर मैं बाई चांस, कौन सा चांस, बाई चांस मैं बोल देता हूं कि ये जो कॉर्पस कैलोसम है किसी पर्सन का डैमेज हो गया है, तो कोई दिक्कत होगी क्या? दिक्कत होगी ना। दोनों के बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ पाएगा, तो कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मिडिल फिशर होता है, देखो ये क्या है, मान के चलिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये इसके ऊपर वाली सरफेस कौन सी हो जाएगी? डोर्सल की वेंट्रल? डोर्सल। नीचे वाली कौन सी होती है? वेंट्रल। तो देखो बीच में से ये जो मिडिल फिशर कर रहा है यही तो है स्ट्रक्चर वो। इसको ही क्या बोलेंगे? मीडियन फिशर। समझ गए क्या? अब देखो ये जो पार्ट होता है सेरेब्रल के, इसके दो पार्ट होते हैं। जो अपर जो पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कवरिंग ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं? विशेष है मैं बता रहा हूं। cerebral cortex is a group of cells which cover cerebral hemisphere। अब देखो काम की बात, यह है सेरिब्रम। सेरिब्रम में जो बाहर का एरिया होता है, जो मैटर होता है, वो व्हाइट होगा कि ग्रे होगा? बोलो ना भाई, व्हाइट होगा कि ग्रे होगा? पूछ रहा हूं हैं? तो मैं व्हाइट बनाने लग रहा हूं तो तुम भी व्हाइट बोल रहे हो। बाहर का कैसा होता है? ग्रे होता है। ग्रे का मेरे पास में कलर है नहीं है, देखे कहीं? हाँ वो ढूंढो। समझ जाओगे क्या तुम मुझसे? हाँ मान लेना, फिजिक्स में मानते तो रहते हो। ब्लैक हो रहा का ब्लैक करूंगा क्या? मानना है। ये देखो जो बाहर का एरिया होता है आउटर, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोल देंगे? और ये जो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है वो किससे मिलकर बना होता है? कौन से मैटर से? ग्रे या व्हाइट? अब मेरे को कौन बताएगा कि जो ग्रे मैटर है उसका ग्रे कलर किसकी वजह से आता है? नेशनल ग्रेन्यूल्स की वजह से। और प्लस साइटोन की वजह से। और ये जो अंदर का जो होता है ना, व्हाइट, वो किसकी वजह से आता है?
यहाँ पर पाए जाते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, क्योंकि माइलिनेशन किस पे तो मिलेगा, एक्सॉन पे तो मिलेगा। अरे हाँ कि ना, पीछे वाले को जगाओ, क्या बातें कर रहे हो, इधर तो देखो क्या कर रही है मैंने। आउटर और इनर, आउटर वाला है जो है वो मैटर कैसा होता है, ग्रे मैटर होता है, और जो इनर वाला होता है वो कैसा होता है, व्हाइट मैटर होता है। अब सुनो काम की बात, काम की बात अभी तक भी थी, लेकिन अब इससे ज्यादा काम की बात बोले तो इम्पोर्टेंट। कंधे पे से हाथ हटाओ। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है ये, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास में 3 एरिया पाए जाते हैं। कितने, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट वाले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दूसरे वाले को बोलेंगे मोटर एरिया, और तीसरे वाले को बोलेंगे क्या, एसोसिएशन एरिया। तो 3 एरिया कौन से वाले पार्ट में मिलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। किसमें मिलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और एक और काम की बात कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, इसमें क्या पाई जाती है, फोल्डिंग्स पाई जाती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स is thrown into prominent foldings. ये जो फोल्डिंग्स होती है ना, क्या होती है, फोल्डिंग्स। देखा होगा ब्रेन में फोल्डिंग्स है ना, डायग्राम में भी मिलेगी आपको। ये जो फोल्डिंग्स होती है कुछ इस तरह से होती है। ऐसी फोल्डिंग्स होती है। इन फोल्डिंग्स में भी आपको 2 साइड दिखाई देंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये जो होती है इसको बोला जाता है रिज, और रिज को ही अपन बोल देते हैं गायरी। क्या बोल देंगे, गायरी। हाँ, जो नीचे होता है उसको बोला जाता है ग्रूव्स। मतलब ये जो है वो क्या है, किसी ग्रूव्स में है, और ये क्या है, किसी रिजेज में है। जो रिजेज होती है उनको क्या बोला जाता है, गायरी, और जो ग्रूव्स होती है उनको क्या बोला जाता है, सल्काई। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको ऐसा बनाने का क्या मतलब है, सीधी लाइन से भी तो बना सकते थे। इससे आपको क्या पता लग रहा है, क्या चीज ज्यादा हो रही है, इसमें फोल्डिंग्स ज्यादा होने की वजह से इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। वैसे तो देखो कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन कोई पूछ ले, क्योंकि तुम इधर उधर की ये किताबें फिर सॉल्व करने लगे रहते हो। तो जो अपन ने यहाँ पे बताया है कि ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है, कौन होता है, कॉर्पस कैलोसम। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, पोस्टीरियर वाला पार्ट। एक इसका एंटीरियर वाला पार्ट, और एक इसका ये मिडिल वाला पार्ट। जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको तो बोला जाता है बॉडी। क्या बोलेंगे, बॉडी। ये जो एंटीरियर पार्ट है इसको बोला जाता है जीनू, और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको बोला जाता है स्प्लेनियम। क्या बोला जाता है, स्प्लेनियम। हाँ, जीनू ही है।
देख तो तेरे को रहा होगा सुबह, पता नहीं क्या ही फिरता तेरे दिमाग में, ना तो क्या आएगा। ये जो कॉर्पस कैलोसम है, इसकी जो मेन पार्ट है उसको तो क्या बोल दिया जाता है, बॉडी। एंटीरियर पार्ट को क्या बोल दिया जाता है, जीनू। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोल दिया जाता है, स्प्लेनियम। क्या बोल दिया जाता है, स्प्लेनियम। क्या बोल दिया जाता है, स्प्लेनियम। और ये जो ग्रे मैटर है ना, कौन सा मैटर, ग्रे मैटर, इसकी डॉर्सल साइड को बोल दिया जाता है न्यूपेलियम। क्या बोल देंगे, न्यूपेलियम। याद हो तो ही करना है जो दोनों बातें बताई हैं, वरना कोई इशू नहीं है ना। नीट में नहीं आएगा, लेकिन आप ये इधर उधर की किताबें जो सॉल्व करोगे इसमें जरूर मिलेगा। ठीक है। ये जो रिज होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, गायरी, और वाली को क्या बोल देते हैं, सरकाई। इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। हो गया है इंक्रीज। तो ये बात होती है किसकी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। किसकी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कितने एरिया होते हैं, कितने होते हैं, 3 एरिया होते हैं। कितने एरिया होते हैं, 3 एरिया होते हैं। कौन कौन से, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। अब इनके तीनों के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जो सेंसरी एरिया है इसका काम क्या होगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके आने का कि लेके जाने का। कहां से आएगी, कहां को जाएगी, कहां से आएगी, कहां को जाएगी, रिसेप्टर से आएगी, सीएनएस के पास में जाएगी। और मोटर एरिया सीएनएस से आएगी, रिसेप्टर के पास में जाएगी। और एसोसिएशन एरिया जो भी आएगी इधर से गुजर के जाएगी, चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर हो। पहले किसके पास में जाना पड़ेगा, एसोसिएशन एरिया के पास में। यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, एनालिसिस। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। थ्री मेन रीजन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये अपना जो सेरेब्रल है ये किससे कवर रहता है, सेरेब्रल इज सेरेब्रम इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन हमारा किससे प्रोटेक्टेड रहता है, क्रेनियम से। क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 होती है। तो ब्रेन को कवर करती है मेनली वो कौन कौन सी होती है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। कौन कौन सी है, ये वाली कौन सी होती है, फ्रंटल। ये वाली कौन सी है, पैराइटल। ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, टेम्पोरल। हाँ टेम्पोरल। क्या, हाँ, एक उधर है ना। तो ये जो फ्रंटल होता है इसको अपन बोलते हैं, कौन सा वाला पार्ट है ये, एंटीरियर वाला पार्ट है। कौन सा है, एंटीरियर। ये वाला पार्ट कौन सा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, मिडिल पार्ट है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, लेटरल पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, एंटीरियर। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल कितने होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना सुबह सुबह दिक्कत रहती है। फ्रंटल एक ही होता है। और पैराइटल कितने होते हैं, 2। और टेम्पोरल कितने होते हैं, 2। और ऑक्सीपिटल कितना होता है, 1। और पैराइटल कितने होते हैं, और तेरे वाले में फ्रंटल कितने हैं वो बैठा तो उसके पास में, दिक्कत तो आएगी।
वो रहता ही रहता है। अभी 8 नहीं बजे होंगे, बज गए क्या? अभी तो सही हो जाना चाहिए तो तुम्हें। कोई बात नहीं है। देखो फ्रंटल और पैराइट क्या, हाँ अब सही बोला। पहले तूने गलत बोला था, क्योंकि देख अगर तू अकेला ही तू ही गलत होता तो मैं ही हंसता, लेकिन सब हंसे। पी और टी 2 होते हैं, बाकी के हाँ अब ठीक है। नहीं तो मैं भी नहीं समझा, और भी तो नहीं समझे ना। कोई बात नहीं, अरे भावनाओं को नहीं समझना तेरे को ना। हाँ जो मैं समझा रहा हूँ वही समझ। तो देखो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में आपको एक वो दिख रही है क्या, लाइन दिख रही है? इसका मतलब ये दोनों लोग को आपस में सेपरेट करने वाली एक लाइन होती है, और जो सेपरेटिंग जो होती है उसको अपन बोल दिया जाता है सल्कस। क्या बोल देते हैं उसको? सल्कस। यहाँ पे जो सल्कस का नाम होता है उसको बोला जाता है सेंट्रल या फिर रोलैंडिक सल्कस। सल्कस, सल्कस मतलब सेपरेट करने वाला या फिर कोई भी एक सेप्टा। तो सेंट्रल सर्कस किसके बीच में होता है? फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। फ्रंटल और पैराइटल के बीच में एक सर्कस आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में एंड पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में। क्या वो जो सर्कस है वो एक ही है कि अलग अलग है? अरे एक ही सर्कस है, या फिर जो एक ही लाइन है जो फ्रंटल और टेम्पोरल को भी सेपरेट कर रही है और पैराइटल और टेम्पोरल को भी कर रही है। इस सर्कस का नाम होता है लेटरल सर्कस या फिर सेल्वियन सर्कस। इसका नाम वापस से आएगा, एक यहां पे भी पाया जाता है। ये कौन सा है? ये लोब कौन सा है? ये कौन सा है? इसलिए इसका नाम हो जाता है पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस। पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस। तो 3 सर्कस आपको याद रखने हैं, होते तो और भी हैं लेकिन 3 याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। ये इसलिए नहीं बताया कि मेरे को आता है, ये इसलिए बताया कि इनका काम आगे आएगा। क्या बोलता? एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आगे काम आएगा। एनसीईआरटी में बस लाइन है ना। अगर जिनको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं, तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने नहीं बोला जिनको छोड़ना होता वो मैंने बोल दिया था कि जो 2 चीजें बताई थी वो जीनू विनू के बारे में बताया और नियोपेलियम के बारे में बताया, उनको आप स्किप कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ वो। अब हम बात करते हैं सेंसरी एरिया। कौन सा एरिया? अरे बोलो ना, सेंसरी एरिया। तो ये बताइए, सोच के बताना है आपको, क्या करके बताना है? सोच के बताना है कि जो सेंसरी एरिया है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए एरिया होगा। सोचो, सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए होगा? सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। 10 मिनट लगा दोगे इतना ही सोचने में। एरिया फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये जो एरिया है ना वो हमें बताएगा बहुत सारी चीजों के बारे में। कौन कौन सी चीज है वो कौन बताएगा? मैं। अब देखो वापस से अपन को वही बनाना पड़ेगा कि कौन सा एरिया कौन सी वाली चीज को कंट्रोल करेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये वाला कौन सा है? फ्रंटल है। ये वाला कौन सा है? पैराइटल है। ये वाला कौन सा है? और ये वाला कौन सा है? टेम्पोरल है। सबसे पहले तो क्या करना है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तू थोड़ा सा घबरा, तेरे को लगेगा
इस पैराइटल एरिया में एक एरिया दो पाए जाते हैं, मतलब पैराइटल जो लोब होता है या फिर जो पैराइटल जो सेरेबरम वाला पार्ट है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? टच, टेम्परेचर और कोई आपको जब दर्द देता है ना उसके लिए। दर्द का एहसास कौन करवाता है? पैराइटल लोब। हाँ, और इसी में एक और एरिया पाया जाता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है गस्टेटरी के लिए। गस्टेटरी किसको बोला जाता है? टेस्ट के लिए, स्वाद, मजा सा याद आता है ना, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। टच, टेम्परेचर और गस्टेटरी एरिया के लिए कौन सा वाला रीजन रेस्पॉन्सिबल है? पैराइटल। ये जो ऑक्सीपिटल होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब विजन के लिए। जब आप किसी को देखते हो या फिर आपको कोई देखता है, जैसे कि तुमने मुझे देखा, मैंने तुमको देखा, चुप रहा कर भाई, हर टाइम बोलना नहीं होता है ना। तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से वाले लोब में प्रोसेस होती है? ऑक्सीपिटल लोब में होती है। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? टेम्पोरल। टेम्पोरल में होता है किसके लिए? एक तो साउंड के लिए, यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? ऑडिटरी। आपने किसी को आवाज दी तो उसने सुना, किसके वजह से सुना? वो टेम्पोरल लोब की वजह से। और एक और एरिया पाया जाता है यहाँ पे ऑल फैक्ट्री, मतलब कि स्मेल के लिए। तो ये जो सेंसरी एरिया है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इन चीजों से रिलेटेड कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कौन बताएगा? सेंसरी एरिया बताएगा। जिनमें क्या आ जाते हैं? सबसे पहले क्या आ जाता है? टच, टेम्परेचर, पेन। दूसरा कौन सा है? टेस्ट, विजन, साउंड और स्मेल के लिए। अब आपको अगर ये ऐसा याद नहीं हो कि कौन से लोब में क्या होता है, तो आप कैसे भी याद रख सकते हो डायरेक्टली, जो आप रटने वाला काम करते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं करवाता नहीं हूं तो इसलिए मैंने समझा दिया कि कौन से वाले लोब में कौन सा होता है। अब यहाँ पे आपको देखने से पता भी लग रहा होगा कि कौन से वाले लोब में सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी जगह नहीं है। फ्रंटल वाले में। कौन से वाले में? फ्रंटल वाले में। अब देखते हैं फ्रंटल वाला क्या करेगा। ये तो हो गया कौन सा एरिया? सेंसरी एरिया। दूसरा कौन सा है? मोटर एरिया। ये कौन सा है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल, पैराइटल। अभी आपने देखा होगा, देखा आपने कि हमने अभी भी कोई भी स्पीच सेंटर के लिए कोई सा भी एरिया नहीं बताया है। आप बोल भी तो रहे हो ना। अरे अपन ने सुनने का तो बता दिया है, लेकिन सुनेंगे तो तब ना जब कोई बोलेगा, तो बोलने के लिए भी तो कोई इंफॉर्मेशन के लिए एरिया होना चाहिए ना। तो देखो एक एरिया जो यहाँ पे होता है जो इम्पोर्टेंट है वो होता है वॉलेंटरी मोटर एरिया। आपकी जो स्केलेटल मसल होती है वॉलेंटरी होती है कि इनवॉलेंटरी होती है? वॉलेंटरी होती है। उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, उनकी मूवमेंट करवाने के लिए जो सिग्नल मिलता है, आपने तो सोच लिया, क्या कर लिया? सोच लिया। अब आपने जो सोचा उसका रेस्पॉन्स भी तो जाएगा ना, वो कौन लेके जाता है? मोटर एरिया। कहाँ पे? कौन से वाले से? लोब से लेके जाएगा? फ्रंटल वाले से। ये क्या करवा देता है? वॉलेंटरी मोटर एरिया पाया जाता है, जिसमें किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल, लिम्ब मसल की मूवमेंट करवाता है। और यहाँ पे जो दूसरा एरिया, इधर तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो दूसरा एरिया होता है उसको बोला जाता है ब्रोकाज एरिया।
क्या बोला जाता है? ब्रोकाज। ब्रोकाज का मतलब पता है कि किसी को? हाँ, ब्रोकाज। ये जो ब्रोकाज शब्द है, कभी कभी ऐसा इससे मिलता जुलता नहीं लग रहा बकवास से? आज जिस पे तुम्हें हंसी आई वही इसका रियल मीनिंग होता है। हाँ, ब्रोकाज सेंटर, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्पीच के लिए। कभी नाम सुना है बक्कल कैविटी? बक्कल कैविटी में आता है बक्का और इसमें आता है ब्रोका। इन दोनों का सिमिलर ही होता है। बक्कल कैविटी कहाँ पे होती है? मुंह में होती है। और ब्रोका एरिया के लिए जो स्पीच सेंटर है, स्पीच आप किसकी वजह से दे पाते हो? टंग की वजह से। वो भी किधर होती है? दोनों का जो मतलब वो क्या होता है? बकवास करना। अगर आपके पास में टंग नहीं होगी तो आप बकवास कर पाओगे? मतलब आप स्पीच दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मेन रेस्पॉन्सिबल जो ब्रोकाज, उसका मतलब ही क्या होता है? बकवास करना। झूठ नहीं बोलता है ना? तो देखो, स्पीच सेंटर और वॉलंटरी मोटर एरिया किसमें होते हैं? वो अरे कौन से एरिया के अंदर आ जाते हैं? मोटर एरिया के अंदर। और कौन से लोब में प्रेजेंट रहते हैं? फ्रंटल में होते हैं। अब तीसरा एरिया कौन सा है? एसोसिएशन एरिया। अच्छा, एक काम की बात बताओ, अगर किसी का ये फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए, अगर किसी का ये फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? बोलने में दिक्कत आ जाती है। और इसका लाइव एग्जांपल मेरे को पता है ना, मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ था तो उनका ये जो लोब होता है, फ्रंटल लोब पूरा डैमेज हो गया है, तब उनको बोलने में दिक्कत है। हाँ, ये जो प्लेट होती है ना, इसका सर्जरी से होती है, फेशियल सर्जरी होती है। वो डाल तो दी है लेकिन अभी भी प्रॉपर कवरेज नहीं हुआ पाया है, इसलिए उनको बोलने में अभी भी दिक्कत आती है। क्यों? कौन सा एरिया खत्म हो चुका है? ब्रोकाज एरिया। क्योंकि एक जो नेचुरल एरिया होता है उसका इफेक्ट अलग होता है, आर्टिफिशियली आप जो करवाते हो उसका अलग रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कौन सा? एसोसिएशन एरिया। कौन सा एरिया होता है? एसोसिएशन एरिया। ये जो एसोसिएशन एरिया होता है ना, दीज आर नाइदर सेंसरी और मोटर। ना तो ये सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं, तो फिर क्या होते हैं? दीज आर लार्ज एरिया, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं तीन चीजों के लिए। पहली चीज तो होती है इंटरसेंसरी एरिया, दूसरा होता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये मेमोरी के लिए। और तीसरा होता है कम्युनिकेशन। कौन सा केशन? कम्युनिकेशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी किसके पास जाएगी? एसोसिएशन एरिया के पास। वो क्या करेगा? एनालिसिस करेगा उसका, कि आप इसको, रीजन क्या होता है कि हर एक चीज को अपन जब भी कोई भी देखते हैं तो अपने ब्रेन में उसकी क्या हो जाती है? सेव मेमोरी। तो इसके बेसिस पर उसको एनालिसिस करता है। जैसे कि मान के चलो, अभी तो आप मेरे को डेली देख रहे हो, क्या कर रहे हो? डेली देख रहे हो। लेकिन अभी ऐसा हो कि आपका सबका सिलेक्शन हो जाए, आप पहुंच जाओ अपने अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में, सुनने में अच्छा लगेगा, एंजॉय करो उसको, है ना? पहुंच गए कॉलेज में, उसके बाद में 15-20 साल के बाद में आप मेरे से मिल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं, अपन को पता भी नहीं है ना, कि आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के बैठे हुए हो, मैं उधर आ रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? देखा देखा तो लगता है, ऐसे करते ना, कहीं तो देखा तुम्हें मैंने। तो कहां से आती है इंफॉर्मेशन? इधर की। अब देखो, कितने टाइम तक के तुमने देखा ही नहीं, 15 से 20 साल तक तो देखा ही नहीं ना। अब रेगुलर देख रहे हो तो आपके पास में इसकी जो मेमोरी अभी तो क्या ऊपर ही है, 15-20 साल में तो पता नहीं कितने लोगों को देख लोगे तुम। तो वो जो मेमोरी वो थोड़ी सी नीचे होती जाती है, मतलब डल हो जाती है। मेमोरी भी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। ठीक है। तो अब अपन को जैसे वो एनालिसिस करना होता है तो वो कहां से आएगा? इस एसोसिएशन एरिया के हाथ में।
क्या कभी तो देखा हुआ है मेरे को, कहाँ देखा है, नो आइडिया। ठीक है, तो देखो इंटरसेंसरी एरिया भी इधर होता है, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल भी यही होता है और कम्युनिकेशन के लिए भी। अब इसके जो एरिया हैं वो किस किस चीज को लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सुनो। आइडिया के लिए, किसी को आइडिया आते रहते हैं खाली बैठे ही, कहां से आते हैं वो, एसोसिएशन एरिया से। इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी तो बता ही दिया है, और नॉलेज। ये सब चीजें को कंट्रोल कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया करेगा। कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया करेगा। अब देखो ये तीनों एक साथ मिलकर के कैसे काम करते हैं। सबसे पहले कोई भी बॉडी का पार्ट है या फिर कोई भी क्या है, रिसेप्टर है, समझ गए क्या भाई। इस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन आ रही है तो कौन से वाले न्यूरॉन लेके आएंगे, या फिर ये लेके आएंगे ना। और कौन से एरिया के पास में जाएगा वो, पहले सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया से फिर ये कहां पे जाएगा, एसोसिएशन एरिया के पास में। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको क्या कर लेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसका क्या करना है, अब रेस्पॉन्स करवाना है। रेस्पॉन्स करवाने के लिए इसको किसके पास में भेजना पड़ेगा, मोटर एरिया के पास में। मोटर एरिया के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, कहां पे, किसको ट्रांसफर करो आगे। लेकिन ट्रांसफर करवाएगा कौन, अरे कौन से न्यूरॉन करवाएंगे, मोटर या फिर फ्रंट न्यूरॉन। तो ये ऐसा काम करते हैं तीनों आपस में मिलजुल करके। और ये जो तीनों के तीनों जो पार्ट है वो कौन से वाले में पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। कौन से वाले में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। Very great. Very good. तो देखो सेरेब्रम वाला पार्ट हो चुका है, और फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, डाइएन्सेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जिनमें से हमें ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, डाइएन्सेफेलॉन के बारे में। डाइएन्सेफेलॉन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए इधर सभी लोग, ये वाला कौन सा है, फ्रंटल, ये पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ये होता है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट था वो किसका था, सेरिब्रम का था। किसका था, सेरिब्रम का था। अब सेरेब्रम के जस्ट नीचे ही क्या पाया जाता है,
डाइएन्सेफेलॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डाइएन्सेफेलॉन। और ये जो डाइएन्सेफेलॉन है इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को बोल दिया जाता है क्या? एपिथैलेमस। क्या बोल दिया जाता है? एपिथैलेमस। इसके सबसे निचले वाले पार्ट को क्या बोल दिया जाता है? हाइपोथैलेमस। और जो बीच वाला पार्ट उसको क्या बोल दिया जाता है? थैलेमस बोल दिया जाता है। ये वाला पार्ट कौन सा है? एपिथैलेमस। ये वाला कौन सा है? थैलेमस। और ये वाला कौन सा है? हाइपोथैलेमस। और पूरे पार्ट को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है? डाइएन्सेफेलॉन बोल दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एपिथैलेमस की। अब ये बताइए जो एपिथैलेमस है वो डाइएन्सेफेलॉन का फ्लोर बना रहा है कि रूफ बना रहा है? फ्लोर या रूफ? रूफ ऊपर होती है कि नीचे होती है? फ्लोर नीचे होता है कि ऊपर होता है? तो ये है डाइएन्सेफेलॉन। ये एपिथैलेमस ऊपर वाला पार्ट है कि नीचे वाला पार्ट है? ऊपर रूफ होती है कि फ्लोर होता है? रूफ होती है। फ्रॉम द रूफ ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। और ये जो एपिथैलेमस है वो एक ग्लैंड से एसोसिएट रहता है। एक नाम सुना होगा आपने, पीनियल ग्लैंड। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो किससे एसोसिएट रहती है? एपिथैलेमस से। इसलिए पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है एपिफाइसिस सेरेब्री। क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस सेरेब्री। क्या बोलेंगे? हाँ, ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ये बात, 3 बातें आपको याद रखनी किसके बारे में? एपिथैलेमस के बारे में। सेकंड वन इज थैलेमस। ये डायग्राम में देख के बताइए कि इन तीनों में से जो मेजर पार्ट है कौन सा होगा? डायग्राम में देख के बताना है। एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस होता है। तो ये बनाता है फॉर्म 80% पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। ये मेजर पार्ट होता है। इसको बोला जाता है दिस एक्ट एज रिले सेंटर। क्या बोला जाता है इसको? रिले सेंटर, या फिर इसको बोल दिया जाता है इट इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो सेरेब्रम था उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट पाए जाते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन से होते हैं? एसोसिएशन एरिया होते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो किससे पास होगी? एसोसिएशन एरिया से। वैसे ही पूरे डाइएन्सेफेलॉन का जो मेजर पार्ट है वो कौन सा होता है? थैलेमस होता है। इसलिए इसको बोल दिया जाता है रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब समझ में आता है क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन हो किससे गुजरेगी? इससे। वो किस पे डिपेंड करेगी? किस पे रिलाई करती है? इस पे। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? रिले सेंटर या फिर मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। थैलेमस wrap around सेरेब्रम। और किसके चारों तरफ पाया जाता है? सेरेब्रम के चारों तरफ पाया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल दी सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन pass through thalamus and reach to
या तो देखो वो थैलेमस से क्रॉस करते हुए कहाँ पे जा रही होगी, सेरेब्रम के पास में जा रही होगी। अगर वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी है। अगर वो मोटर इंफॉर्मेशन है तो सेरेब्रम को क्रॉस करते हुए कहाँ पे आ रही होगी, इफेक्टर के पास में। रिच टू सेरेब्रम एंड इफेक्टर्स। समझिए इसको, ये क्या कोई भी एक रिसेप्टर है या फिर इसको अपन बोल सकते हैं इफेक्टर है। ठीक है, क्या है ये, बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है, रिसेप्टर हो सकता है या फिर इफेक्टर हो सकता है। इससे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, कौन से न्यूरॉन के थ्रू आती है वो, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आएगी। क्या आती है वो, सेंसरी सिग्नल। किसके थ्रू आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आ गए। अभी पहले कहां पे जाएंगे बताइए, इफेक्टर से या फिर रिसेप्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो पहले थैलेमस के पास में जाएंगे कि सेरेब्रम के पास में जाएंगे, थैलेमस के पास में जाएंगे कि उसके पास में। देखिए इधर, इधर से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो पहले वो थैलेमस से के पास में जाएगी या फिर सेरेब्रम के पास में जाएगी, थैलेमस के पास में जाएगी। तो ये कहां पे पहुंचेगा, पहले तो थैलेमस के पास में। ठीक है, थैलेमस में जाने के बाद में वो कहां पे पहुंच जाएगा, सेंसरी एरिया। थैलेमस को क्रॉस किया तो सेरेब्रम में पहुंचेगा, और सेरेब्रम में भी कौन से वाले एरिया के पास में, सेंसरी एरिया के पास में। सेंसरी एरिया से फिर वो कहां पे पहुंच जाएगा, एसोसिएशन एरिया के पास में। कहां पे, एसोसिएशन एरिया के पास में। फिर एसोसिएशन एरिया से कहां पे पहुंचेगा, मोटर एरिया। अब ये जो मोटर एरिया है, इससे मोटर इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, मोटर सिग्नल आ रहा होगा, किसके थ्रू आएगा वो, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। लेकिन वो पहले कहां पे जाएगा, थैलेमस के पास में। मोटर सिग्नल और फिर थैलेमस से कहां पे चला जाएगा, इफेक्टर के पास में। ये समझे क्या, ऐसे देखो, ये क्या है, मान लो रिसेप्टर है यहाँ पे। ठीक है, रिसेप्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी। अरे किसी भी ऑर्गन से सीएनएस के पास में आ रहे हैं ना अपन, तो कहां से आएगी वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, पहले थैलेमस के पास में जाएगी, फिर कौन से वाले में पहुंच गया, सेरेब्रम। और सेरेब्रम में भी तो अपन ने 3 एरिया बताए थे, सेंसरी, मोटर और इंटर वो एसोसिएशन एरिया। तो जब सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो कौन से वाले एरिया के पास में जाएगी, सेंसरी एरिया के पास में। फिर जो सेंसरी एरिया वो किसके पास में भेजेगा, वो उसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, देन उसको कहां पे भेजेगा, मोटर एरिया में। अब मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन वापस आने के लिए आई है ना, लेकिन वो जब वापस आएगी तो किसको क्रॉस करेगी, वापस से थैलेमस को, देन अगेन वापस से इफेक्टर के पास में पहुंच जाएगा। तो यही तो अपन ने सीक्वेंस लिखा है। सबसे पहले रिसेप्टर से थैलेमस, थैलेमस से सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया से उसके बाद में एसोसिएशन एरिया, फिर मोटर एरिया। अब मोटर एरिया से पहले वापस से कहां पे जाएगा, थैलेमस, फिर थैलेमस से कहां पे चला जाएगा, इफेक्टर। तो इसको एक साथ मत कर देना कि जाएगा भी उससे और आएगा भी उससे, है ना, जाने वाला अलग रहता है। समझ गए, तो ये कौन सा वाला पार्ट हो जाता है, एपिथैलेमस हो गया है और थैलेमस भी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब क्या होता है, ऊपर के नीचे, और एपी का मतलब ऊपर। तो जो थैलेमस के ऊपर होता है उसको एपिथैलेमस बोलेंगे, जो थैलेमस के नीचे होता है उसको हाइपोथैलेमस बोलेंगे। ये रूफ बनाएगा कि फ्लोर बनाएगा, ये वेंट्रल पार्ट बनाएगा कि डोर्सल, कौन सा बनाता है, ये वेंट्रल बनाता है, डोर्सल नहीं बनाता। डोर्सल ऊपर वाला होता है, वेंट्रल नीचे वाला होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड विद, कौन सी ग्लैंड के साथ में रिलेशन होता है इसका, पिट्यूटरी।
कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल दिया जाता है क्या? हाइपोफाइसिस सेरेब्री। पिनियल को क्या बोला था? एपिफाइसिस सेरेब्री। इसको क्या बोला जाता है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री। अब हाइपोथैलेमस के फंक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो इसका क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स। और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? formed in hypothalamic nuclei. किसमें होता है? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में। मैंने आपको एक चीज बताई होगी, एक होता है न्यूक्लियाई और एक होता है गैंग्लिया। न्यूक्लियाई किसके लिए यूज किया जाता है? गैंग्लिया किसके लिए यूज किया जाता है? ग्रुप ऑफ साइटोन। अगर ग्रुप ऑफ साइटोन पीएनएस में है तो उसको क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। अगर ग्रुप ऑफ साइटोन सीएनएस में है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। ये जो अपन पढ़ रहे हैं पार्ट हाइपोथैलेमस, वो सीएनएस का है कि पीएनएस का है? सीएनएस का है कि पीएनएस का है? इसमें अपन ने कौन सा टर्म यूज किया है कि जो न्यूक्लियाई वो किसके रेफरेंस में आ रहा है? यहाँ पे साइटोन और एक्सॉन। साइटोन के लिए आएगा, एक्सॉन के लिए आएगा? साइटोन के लिए। ठीक है। अभी जो हॉर्मोन्स होते हैं इसमें, ये अपन जो न्यूक्लियाई है ना, इसको अपन ग्रुप ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं कहां से? हाइपोथैलेमस से। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक कौन सा होता है? इनहिबिटरी हार्मोन। नाम तो सुना होगा ना? एक तो रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। फंक्शन नंबर 2, इट कंट्रोल्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब समझ में आता है? क्या होती है? बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो सेम रहता है। होम्यो मतलब सेम, स्टेटस मतलब सिचुएशन या फिर कंडीशन कैसी रहनी चाहिए? वो सेम रहनी चाहिए। अब होम्योस्टेसिस में कौन कौन सी चीजें आ जाती है देखिए। एक तो आपका बिहेवियर एंड इमोशंस। जब आपका मूड खराब रहता है तो क्या आपके इंटरनल एनवायरनमेंट सही रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, जब आपको जैसे स्ट्रेस कंडीशन रहती है या फिर आप डिप्रेशन में रहते हो तो क्या आपका डाइजेशन वगैरह सब सही चलता है? नहीं चलता है। दूसरा होता है, हाँ, डिप्रेशन ही होता है इन्हें। एंडोक्राइन कंट्रोल भी करता है ये। एंडोक्राइन कंट्रोल का मतलब क्या है? जो भी हार्मोन रिलीज होने वाले होते हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो इसके सबसे बढ़िया काम है, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन। थर्मो का मतलब पता है? हेलो, आवाज आ रही है कि मेरी? आवाज आ रही है? तो थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन। और एक होता है इसका बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? सोने जागने का काम। इसको बोला जाता है डायर्नल साइकिल या फिर सर्केडियन रिदम।
आप पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो उसका कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कब आपको सुलाना है, कब आपको जगाना है, उसका कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। उसको पता है ये कब सोएगा, उसको पता है कब कोचिंग जाना तो इसको उठवा दो। ऐसे क्या देखता है, पागल हो जाएगा, मत देख मेरे को। हाँ, तो ये किसको कंट्रोल करता है? डायंडर सर्कल को और सर्केडियम रिदम को, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अपन को आगे वाले चैप्टर में काम आएगी। तो मैं तब तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी बता देता हूँ। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्रॉस जैसा या फिर एक्स जैसा। और इस क्रॉस या फिर एक्स लाइक स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है ऑप्टिक कियाज्मा। क्या बोल देंगे? ऑप्टिक कियाज्मा बोल देंगे। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोल दिया जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोल दिया जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है मैमेलियन बॉडी। क्या बोलेंगे? मैमेलियन बॉडी। ये वाला काम में नहीं आएगा, कौन सा वाला काम में आएगा? हमारे ऑप्टिक कियाज्मा काम में आता है, याद रखिएगा इसको, मैं पूछूंगा फिर अगले चैप्टर में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले पार्ट को क्या बोल दिया जाता है? जो कि कैसा होता है? एक्स लाइक होता है, क्रॉस जैसा होता है, ऑप्टिक कियाज्मा। एंड पोस्टीरियर इज कॉर्पस एल्बिकेंस और मैमेलियन बॉडी। ये हो जाता है कौन सा वाला ब्रेन? फोर ब्रेन। क्योंकि फोर ब्रेन में जो तीसरा पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब एक टॉपिक है छोटा सा, उसको बोल दिया जाता है लिम्बिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम बोल दिया जाता है, या फिर लिम्बिक लोब। इसमें देखो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। इस लिम्बिक सिस्टम को एक और नाम बोल देते हैं इमोशनल ब्रेन। आपके जो रोने धोने का काम रहता है ना, ये करवाता है। छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हो। किशन ने मेरे को डांटा, डांटा तो क्यों डांटा? अब तो आंसुओं की टंकी खाली करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो इसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड, कौन कौन से स्ट्रक्चर है। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कौन कौन सी है? एक तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस अमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस। ये सब मिलकर के क्या बना लेते हैं? लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब बना लेते हैं। अब ये जो अमिगडाला होता है ये पर्टिकुलरली किसको कंट्रोल करता है? इमोशन को। और जो हिप्पोकैम्पस है वो किसको कंट्रोल करेगा? मेमोरी को। लेकिन ये तीनों क्या? ये तीनों प्लस हाइपोथैलेमस, ये तीनों तो हो गए क्या? लिम्बिक सिस्टम। और इनके साथ में अलोंग विद दिस हाइपोथैलेमस इंक्लूड भी हो जाता है। और ये सब मिलकर के किस किस चीज को कंट्रोल करते हैं? अब एक्साइटमेंट, आपके इमोशंस। अब देखो जो इमोशंस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कभी आपको किसी पे गुस्सा आता है, कभी आपको डर लगता है, और कभी आपको खुशी मिल जाती है। इन सब का कंट्रोल भी क्या भी है? ये तो इमोशंस ही तो होते हैं।
ठीक है। कई बार आपको इतना मोटिवेशन आ जाता है कि रुकते ही नहीं हो, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ये लिम्बिक सिस्टम। एंगर भी आ ही जाएगा इसमें ना, रेज एंगर आ जाते हैं। उसके बाद में ऑल्फैक्शन को भी ये कंट्रोल कर लेता है। किसको? ऑल्फैक्शन को। तो इमोशन हो गई है और मेमोरी तो है ही। आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कौन करवाता है? हिप्पोकैम्पस। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट होती है? तुम मेरे को जानते हो? नहीं जानते? एज ए टीचर तो जानते हो ना? क्यों जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हें डेली पढ़ाने आ रहा हूँ। ऐसे ही तुम अगर डेली इन किताबों को भी पढ़ते रहोगे तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि सर हम तो भूल गए, तो डेली पढ़ो ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लॉन्ग टर्म में। ये काम कौन कर रहा है? हिप्पोकैम्पस। क्या तुम्हारे पास में ऐसी पावर है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ है, क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है? हिप्पोकैम्पस। हाँ कैंपस है। अच्छा पी रह गया क्या? अब पी रह गया, पता लगे किसी की याददाश्त कमजोर हो जाए पीछे। तो हिप्पो कैंपस। ये जो अमेगडाला होता है, कौन होता है? अमेगडाला होता है। इसका जो शेप होता है किसकी जैसे होता है? आलमंड शेप होता है। और हिप्पोकैम्पस तो तुम जानते ही हो, नहीं जानते? हिप्पोकैम्पस घोड़े का नाम है, दरियाई घोड़ा, उसके जैसा होता है ये। दौड़ता नहीं है घोड़े की तरह, अरे उसके जैसा होता है, उसके शेप का। यह है लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब या फिर इमोशनल ब्रेन। ठीक है, इतना करिए पहले नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर,